आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंजरुल बारी। कर्नाटक से हिजाब का मामला अब पूरे देश में धीरे धीरे तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों कर्नाटक में उडुपी शहर है, जहां पर एक स्कूल के प्रशासन ने कुछ मुस्लिम महिलाओं, जो मुस्लिम युवतियां थी, बच्चियां थी, उनको हिजाब पहनकर स्कूल में एंट्री देने से मना कर दिया था। जिसके बाद बड़े पैमाने पर वहां प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ है और ये प्रदर्शन अब सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में अब ये धीरे धीरे फैलता चला जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले की सुनवाई कर्नाटक हाई कोर्ट में चल रही है और कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो सिंगल बेंच है उसने अब इस पूरे मामले की सुनवाई लार्जर बेंच की तरफ ट्रांसफर कर दिया है, ये कहते हुए कि इस तरह के मामले लार्जर बेंच को सुनने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इसकी स्वीकारता बने और लोग जो है इसे तस्लीम कर सके। तो आज इसी चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी जो तमाम लोगों को शिक्षा का अधिकार देता है, क्या स्कूल के जरिए से इस तरह से किया जाना, या जो नया प्रशासन की तरफ से, कर्नाटक सरकार की तरफ से जो नया कानून आया है, निर्देश जारी किया गया है, वो मुस्लिम बच्चियों को एजुकेशन से दूर रखने की ये कोशिश है, या फिर हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या ये संविधान के साथ मजाक हो रहा है। और जिस तरह से तमाम चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं इससे दुनिया भर में भारत की छवि भी दागदार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारत की छवि दुनिया में विविधता के तौर पर जानी जाती है। और जिस तरह से ये तमाम चीजें हो रही हैं, जाहिर है कि दुनिया इस वक्त भारत को एक अलग निगाह से देखता हुआ नजर आ रहा है। तो आज हम इन तमाम चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तीन खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ शीबा असलम फहमी साहबा है, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, स्कॉलर है, वो हमारे साथ हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उपाध्यक्ष श्याम जाजू साहब, वो मौजूद है, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री के रहमान खान साहब मौजूद हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले श्याम जी, हम आप ही के पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर हम किस तरह के भारत का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि जितना हमने हिंदू धर्म को समझने की कोशिश की या फिर सनातन धर्म को जानने और उसे पढ़ने की कोशिश की, उसमें इस तरह की चीजें नहीं लगती हैं, नजर नहीं आती हैं। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अंजार भाई, आपने जो कहा ये बात एकदम सही है। भारत ये देश लोकतंत्र के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है और बहुत बड़ी लोकतंत्र देश में कई फैक्टर काम कर रहे हैं जो छोटी छोटी बातों से अपने धर्म की अस्मिता से जोड़ देते हैं और देश में इस प्रकार का वातावरण तैयार करने का काम करते हैं। लोकतंत्र में हर एक को अपना पहनावा पहनने का अधिकार है। उसके साथ साथ हर स्कूल को भी अपनी अनुशासन, प्रशासन, अपना वहां का पहनावा क्या रहे, गणवेश क्या रहे, ये सब करने का अधिकार उस स्कूल को भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कर्नाटक जैसे एक कोई शहर में इस स्कूल में जिस प्रकार का इशू को पूरे देशव्यापी ले जाने की जिस जो धारणा हो रही है, उस पर राजनीतिक लोग जिस प्रकार की कमेंट्स दे रहे हैं, इससे सब कमेंट्स भी मैं आज अलग अलग लोगों से देख रहा था, तो मुझे लगता है कि इनका एजेंडा अलग है। इस देश में ऐसे कभी कोई पहनावे पे कभी ऐसी चर्चा हुई नहीं थी, पर एक छोटे इशू को बड़ा बनाने की बात जब देश में कर रही है, उसके नीचे हिडन एजेंडा किसी का काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये कोई ठीक बात नहीं है। देश में लोकतंत्र में सबको सब बातों की अनुमति होनी चाहिए, किसी को किसी बात की रोक टोक करना ठीक नहीं है। श्याम जी, आप अपना कैमरा भी ऑन कर ले, आपका कैमरा जो है म्यूट हो गया है। शिवा, हम आपके पास आएंगे और चीज को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से श्याम जाजू साहब का साफ तौर पे ये मानना है कि लोकतंत्र में इस तरह की आजादी है कि आदमी क्या पहने क्या नहीं पहने और किस तरह से क्या खाना है क्या नहीं खाना है, संविधान उसकी आजादी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कोई हिडन एजेंडा है, जिसकी वजह से एक छोटी सी घटना को बहुत ज्यादा तूल दिए जाने की कोशिश की जा रही है।
आप इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किससे पूछा है? शिवा। अच्छा जी, तो ये बात उनको, वो तो सरकार का हिस्सा है, उन्हीं की अपनी सरकार है, ये बात उनको हमें बतानी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। लड़कियां अपने बालों को ढकना चाहती हैं एक कपड़े से, और वो ये इसके लिए राजी हैं कि जो यूनिफॉर्म का कलर है उसी कलर का वो दुपट्टा या स्कार्फ लगा लेंगी। इसमें ये पहले से भी होता आया था, हमारे बचपन में हमारी मम्मी ने भी हिजाब किया कॉलेज जाते समय, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये बाद में भी होता आया है, ये अचानक भारत में ये इतनी मुश्किल बात कैसे बन जाती है? और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये बात बनती भी है तो ये वो स्टूडेंट्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय ये एक लुम्पेन एलिमेंट्स जो हैं, जो गुंडागर्दी करने वाले एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में कैसे मामला चला जाता है और वो कैसे फोर्थ फ्रंट पे खिलाड़ी बन के आ जाते हैं। अब आप ये कल्पना कीजिए कि एक हिंदू लड़की हो जो बाहर निकली हो किसी काम से और उसको इतने सारे मुसलमान लड़के दाढ़ी टोपी और जालीदार टोपी वाले घेर ले और नारेबाजी करने लगे, ये कितना विभत्स दृश्य बनता है। उसी तरह से जब कल हमने वहां पर वो मुस्कान के साथ जो होते हुए देखा है, उसकी पूरे दुनिया भर में चर्चा है। वो विजुअल्स इतने बिखर गए हैं कि हम कितनी देर तक इसको समेटेंगे तो हम समेट नहीं पाएंगे। सवाल यही पैदा होता है कि जो हमारा जो असली मुद्दा है इस देश के युवाओं का, वो है हमारी पढ़ाई, वो है हमारी कमाई, वो है हमारी दवाई। इन तीनों को छोड़ करके युवाओं को ये इस झूठे मुद्दे में क्यों उलझाया जा रहा है और क्यों उनके अपने सवालों के जवाब से उन्हें दूर करके एक फॉल्स आइडेंटिटी के सवाल से जोड़ा जा रहा है। मुसलमान महिलाएं क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, वो अपने देश से, अपने राष्ट्र राज्य से इसका बात कर लेंगी, निगोशिएट कर लेंगी। इसमें हिंदू समाज के भगवा अंग वस्त्र डाल करके आए हुए नौजवान लड़के जो बाहर से बुलाए गए, जो स्कूल के भी नहीं है, वो वहां क्या कर रहे हैं, उनको किसने वहां भेजा? बिल्कुल रहमान साहब, कई तरह के सवाल जो है शिवा असलम फहमी इस वक्त उठाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर हम आपसे चीजों को जानने और समझने की कोशिश करें, चूंकि आप एक कद्दावर नेता खुद कर्नाटक से आते हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं। श्याम जाजू साहब ने भी एक तरह से राजनीतिक बात कही और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कुछ लोगों का वहां पर हिडन एजेंडा है। क्या आप इस बात से सहमत है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो जीजस साहब ने कहा कि एक छोटा इशू को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सवाल यही करता हूँ। मैं भी मानता हूँ एक छोटा इशू था, 6 लड़कियां अपने स्कूल में उड़पी में वो हिजाब पहन के जाना चाहते थे, उनको रोका गया। अब उन्होंने कहा कि किसी का हिडन एजेंडा है, ये किसका हो सकता है? हम सब राजनीति में हैं, डेमोक्रेसी है, हमें ये सवाल करना है कि एजेंडा किसका हो सकता है। 6 बच्चियां प्रोटेस्ट करते थे, प्रोटेस्ट इज अवर राइट, जैसा कि लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना एक राइट है, उन्होंने कर रहे। तो इसको बढ़ावा किसने दिया? मैं यही सवाल अब पूछना चाहता हूँ कि किसका हिडन एजेंडा हो सकता है। पहले हमारे स्टेट्समेंट देख लीजिए, स्टेटमेंट जो हमारे इमीडिएटली जो गवर्नमेंट इसमें दखल, इतना जोर से दखल, ये पहली वक्त हो रहा है, यानी सारे हिंदुस्तान में हिजाब का इशू कहीं नहीं उठा। बीजेपी रूल स्टेट भी है, नॉन रूल स्टेट भी, वहां कहीं ये सवाल नहीं उठाता, ये जाता। तो एक वन फाइन मॉर्निंग हिजाब का एजेंडा क्यों उठा, वो भी साउथ कैनरा में। साउथ कैनरा एक ऐसी जगह है जहां कम्युनलिज्म को एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी किया जाता है। लव जहाद का वर्ड वहां से हुआ और इस तरह से क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस पे अटैक वहीं हुआ। तो साउथ कैनरा में ही क्यों होता है ये सब? सवाल दूसरा हिडन एजेंडा की तरफ में आता है। और जो भारत इतना बड़ा देश, उड़पी में एक छोटे गांव में छोटे से इसमें एक हिजाब का सवाल पैदा हुआ, ये एजेंडा है, मुल्क जान रहा है, हम बोलने की जरूरत नहीं। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी का हिडन एजेंडा दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का होता तो वो जाहिर हो जाता था। 6 बच्चे और उसके बाद 2 स्टूडेंट्स आए,
साफरान स्कार्फ डाल के ये कि हजारों स्टूडेंट्स सब जगह कैसे आ गए, और ये स्टूडेंट्स कौन से हैं हम वो भी जान सकते हैं, कहां से आए वो भी जान सकते हैं। हम डिनाई तो कर सकते हैं जरूर, हमारे आर्गुमेंट के लिए हम डिनाई कर सकते हैं कि ये किसी का, हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स का हिडन एजेंडा होगा। बेटा मैं कर्नाटक में देख रहा हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी, उनको वो सो रहे थे, उनको पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं समझता हूं सियासत में 50 साल रहने के बाद बीजेपी पार्टी छोड़कर इस तरह के एजेंडा के किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास उतनी ताकत भी नहीं है, उतने रिसोर्सेज भी नहीं है, तो इस तरह के हिडन एजेंडा को अपने पॉलिटिकल पर्पस के यूज करना। आज सवाल है कि मुल्क किधर जा रहा है। ठीक है, हम जो साहब को भी फिक्र होना चाहिए, हमको भी वो फिक्र होना है कि हर चीज को फिक्र होना चाहिए। हाँ, अगर कर्नाटक गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला तो क्यों नहीं डिस्कस किया? एक देखिए ये एक सेंसिटिव इश्यू है, बुलाते लीडर्स को और रिलीजियस लीडर्स को बुलाते कि ऐसा हो रहा है क्या करें, तो कंसल्टेशन के बाद कर सकते थे, एक वया मीडिया निकाल सकते थे, डिस्कशंस कर सकते थे। ये कुछ नहीं हुआ, ऑल ऑफ ए सडन 3-4 दिन के बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दिया कि नहीं हिजाब नहीं पहन सकते। ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ क्या इसको इंसाफ कहते हैं? आज दुनिया देख रही है, हम आर्गुमेंट के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, मगर इंसाफ कहां का? बिल्कुल इंसाफ कहाँ है, और जो है आर्गुमेंट किया जा सकता है। बट शीबा, एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने जिक्र किया एक मुस्लिम युवती इस तरह से वहां पर पहुंचती है स्कार्फ के अंदर, और उसको जिस तरीके से घेर करके जो है शाउटिंग की जाती है, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ धर्म संसद, हालांकि धर्म संसद एक बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन जिस तरह से वहां से अल्फाज निकल के आए, जो बातें हुई वहां पर, उसे अगर अधर्म संसद कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इस तरह की चीजें बिल्कुल किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। सरकार की लापरवाही दिखी है इसमें। देखिए, जो सरकार और जो पूरा सिस्टम एक सर पे कपड़े से इतना आंदोलित हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जब मुसलमान लड़कियों की ऑक्शन हो रही थी, ठीक है, जब सुल्ली हो रहा था, जब बुल्ली बाई हो रहा था, जब क्लब हाउस चैट बोर्ड में मुसलमान महिलाओं के बारे में घिनौनी बातें हो रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म संसद में इस देश के अधेड़ उम्र के, प्रौढ़ उम्र के लोगों ने ये आह्वान दिया कि मुसलमान महिलाओं को हम गैंगरेप करवाएंगे और उनका किडनैप करेंगे, जिसकी मजम्मत आरएसएस ने भी की है, ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इस तरह का माहौल पैदा करेंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी ऐसे लोगों के खिलाफ, तो जिनके बारे में ये बातें हो रही है, वो मुसलमान लड़कियां अपने आप को इनविजिबलाइज होने के लिए क्यों नहीं सोचेंगे कि ऐसा खतरनाक माहौल है, इतना खतरा है कि हमारे किडनैपिंग की, हमारे गैंगरेप की प्लानिंग खुलेआम हो रही है, तो हम क्यों ना अपने आप को छुपा दें। तो ये एक साइकोलॉजिकल एक आपने प्रेशर तो बनाया है ना मुस्लिम समाज के ऊपर, खासकर महिलाओं के ऊपर, कि आप सड़क पे सुरक्षित नहीं है, आप हिंदू पुरुषों के बीच में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनसे कहा गया है कि आपका गैंगरेप करे, आपका किडनैप करे, आपकी जान ले ले। तो ये सारी बातें अगर खुले मंचों से हो रही है इस देश में, तो ये बताइए कि इसका असर उन लोगों पर क्या पड़ रहा होगा जिनके बारे में ये बातें हो रही हैं। मैं तो नहीं, ये जवाब जो है श्याम जी से लिया जा सकता है। श्याम जी, जिस तरह की बात के रहमान खान साहब ने कही, सवाल उठाया, और जाहिर है कि आपने भी कहा कि एक हिडन एजेंडा है, उसी को उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया कि हिडन एजेंडा किसका है, या आप बेहतर बता सकते हैं, सरकार आपकी है। एक स्कूल में कोई इशू क्रिएट हुआ, वहां के 2 छात्रों ने कुछ मुद्दा उठाया, राज्य सरकार ने उस पर कोई भूमिका ली है और राज्य सरकार ने अपना निर्णय दिया। उसके खिलाफ भी जिसको कुछ भी आर्गुमेंट करना है, ऑब्जेक्शन लेना है, उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले। देश लोकतंत्र वाला देश है। यहाँ तक अगर मामला चलता तो ठीक होता। वो पूरे देश में जिस प्रकार से वायरल किया, कैपिटल किया जाता है, क्या
क्या अनर्गल आरोप किए जाते हैं। ये देश का लोकतंत्र और देश का आरएसएस का नाम लिया अभी शिवाजी ने। भाई आरएसएस का चरित्र और चारित्र्य पूरा देश जानता है, उनकी सोच क्या है, किस प्रकार से उनका काम चलता है, कौन सी बातों को बढ़ावा दिया जाता है। तो केवल ये ने एक एक विषय लेकर अपने मन की बातें, अपन जो प्रेजुडाइज है वो बातों का लोगों पर आलोकन करना और अपने एजेंडे पे कायम रहना और देश में इस प्रकार की अशांति निर्माण करना, ये कई लोगों का बिजनेस हो चुका है। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार में 5-7 साल में एक भी दंगा फसाद नहीं होता है, सब फैसिलिटीज कोई धर्म का बाइफरकेशन बगैर किए दी जाती है और धीरे धीरे आज तक की वोट बैंक की राजनीति और इस मुस्लिम समाज को टेकन फॉर ग्रांटेड करके जो करने वाले राजनीति थे, उनकी राजनीति खत्म हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सब एलिमेंट इस प्रकार के इश्यूज को डेवलप करके इश्यू को बड़ा करने का काम करता है, उनका ये एजेंडा है। अच्छा, एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे, आपकी सरकार कहती है, शिवा हम आ रहे हैं, आपकी सरकार ये कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और साथ ही साथ आप कहते हैं कि नारी शक्ति की आप बात करते हैं। इस तरह की घटनाओं को देखने के बाद क्या आपका दिल कुछ सोचने पे मजबूर नहीं होता? मुझे एक बात बताइए, जो 2 लड़कियों ने अपना मुद्दा उठाया कि हमें ये इस प्रकार का, हम भगवा वस्त्र पहन के हम जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, तो अगर आप हिजाब को अनुमति देंगे तो उनको किस प्रकार से आप रोकेंगे? और प्रशासन ने अपने स्तर पे उसका कुछ निर्णय ले लिया और सरकार ने भी भूमिका बता दी। इस इशू को इतना बड़ा कपड़ों से, छोटी छोटी बातों से, अपने धर्म से और अपने अस्मिता से जोड़ने की जरूरत क्या है? तो ये माना जाए कि प्रधानमंत्री जो रैली में कह रहे थे कि कपड़ों से लोगों को पहचान लिया जाता है, वो प्रधानमंत्री गलत कह रहे थे? सवाल वो नहीं है। जो छोटा इशू एक स्कूल तक सीमित था, एक राज्य में था, एक गांव तक था, उसको बड़ा कर इशू बनाकर देश में राजनीति को गर्म कर रहा है। हम यही पूछ रहे हैं, किसने दिया? जो लड़कियों ने बेसिक विषय उठाया, उनको स्वतंत्रता नहीं है अपना विषय रखने की, केवल हिजाब पहनने वाले लड़कियों को यह स्वतंत्रता। शिवा, आप कुछ पूछ रही थी? मैं श्याम जी से मैं एक तो ये कहना चाहूंगी कि मैंने ये बात कही कि धर्म संसद के जो घिनौने बातें हैं उसका विरोध किया है आरएसएस ने, और इसकी हम तारीफ करते हैं। हमने आरएसएस पे आरोप नहीं लगाया। आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं। यस ठीक सॉरी। दूसरी बात ये है कि जो लड़कियां हिजाब वाली हैं, उनका कहना है वो उनकी सीनियर्स भी हिजाब डाल के आ रही थी, वो भी कोविड से पहले पहन रही थी, और वो ये उनका नॉर्मल पहनावा है, वो बचपन से पहन रही हैं और इसलिए वो कंटिन्यू करना चाहती है। जिन लोगों ने ये कहा कि अब हम भगवा पहनेंगे, इनके जवाब में वो एक रिएक्शनरी बात है। वो हमेशा से भगवा पहन नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इनके रिएक्शन में पहनेंगे। तो ये एक खामखा एक अपने आप को एक दूसरे के सामने पिच करने वाली बात है। जो लड़कियां कर रही हैं, मुसलमान लड़कियां हिजाब के लिए कह रही हैं, उसका जवाब कॉलेज का प्रशासन देगा। कॉलेज का प्रशासन मानेगा या नहीं मानेगा, ये लड़कियों और प्रशासन के बीच का मामला है। उस पर शिक्षा मंत्री का जो बयान आया, चलिए वो भी ठीक है, लेकिन लड़कियों और प्रशासन के बीच के मामले को ये दोनों तरफ के युवाओं के बीच में झगड़े का मामला कैसे बनाया गया? क्यों दूसरे पक्ष ने बच्चों को भगवा बांटे, और क्यों नहीं इसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से निपटाने के बजाय इसको एक सड़क पर लड़ाई बनाया? मेरा सवाल ये है। ये तो लड़कियां, हिजाबी लड़कियां और प्रशासन मिल करके तय करता। वो कोर्ट जाती तो कोर्ट से लेकर के आती है, अगर मिलता नहीं मिलता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इसमें हिंदू पक्ष कैसे आ गया? मेरा सवाल ये है। जी श्याम जी। अब अगर राज्य सरकार में, अभी आपने कहा उससे मैं भी सहमति हूँ, राज्य सरकार ने अपना ओपिनियन दे दिया, उसके खिलाफ भी जिसको रिएक्ट करना है उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए अपना मंच है। तो मुझे ऐसा लगता है इसको देशव्यापी कर कौन रहे हैं? अगर हिजाब पहनने का, अगर हर एक्शन की रिएक्शन आएगी, अगर आप इसको मानने को तैयार नहीं और आपके प्रशासन के निर्णय, हाँ
जी देखिए, आपके पास, आप सरकार में हैं, आपके पास पूरा इंटेलिजेंस तंत्र है, आपके पास सारी व्यवस्था है कि आप हमें ये बताएं कि इसमें कौन से लोग पीछे से हाथ लगा रहे हैं और इस मामले को बढ़ा रहे हैं, इस मामले को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाने के पीछे किन शरारती तत्वों का हाथ है। ये बात तो आप हमें बताएंगे, हम कैसे बताएं? हम तो पत्रकार हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये आपका इंटेलिजेंस, जो सरकारी इंटेलिजेंस सोर्स है, वो हमें बताएं। हिजाब पहनने वाले लड़कियों का वो फंडामेंटल राइट है, और भगवा पहन के आने वालों को रिएक्शन, ये उनका रिएक्टरी है, ये उनका फंडामेंटल राइट नहीं है। हर एक्शन का देश में रिएक्शन होगा, इसलिए एक्शन करते समय ऐसा सोचना चाहिए, वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, हम जो जीत पकड़ रहे, जो आग्रह पकड़ रहे, जो बातों के लिए हम जिससे अस्मिता से जोड़ रहे जिस धर्म को, इतना ही धर्म हमारा सीमित है, यही अशांति हम करना चाहते हैं। अगर वहां से वो विषय खत्म हो जाता तो कोई भगवे वाला विषय आता ही नहीं। तो इस रिएक्शन को जन्म किसने दिया? एक्शन ने दिया ना। एक्शन करने वालों को राइट है और रिएक्शन करने वालों को राइट नहीं है। ठीक है रहमान साहब, जिस तरह से श्याम जी कह रहे हैं कि ये एक्शन का रिएक्शन है, अगर आप उधर उनको राइट मिल रहा है तो इनको भी अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, देखिए, मैं श्याम जी की बहुत इज्जत करता हूँ जी। उन्होंने कहा ये 6 लड़कियां प्रोटेस्टर, ये पस मंजर को देखिए, सीधी सिचुएशन, 6 लड़कियां प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अपना प्रोटेस्ट जारी रखा था, प्रिंसिपल से बातचीत हो रही थी, सब हो रहा था। तो एकाएक लड़के कहां से भगवा ये लेके कहां से हजारों लड़के आ गए। 3 लड़कियां प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके मुकाबले में हजारों लड़के आ गए, तो उसका रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ? ये एक्शन वो उसके बाद अगर प्रशासन नहीं मानता तो कोर्ट को जाते हैं, और सही तरीके से कोर्ट को गए हैं। ये नहीं कि वो कोर्ट को नहीं गए हैं, अपना मुद्दा रखकर वो कोर्ट को गए हैं, कोर्ट सुन रही है, कोर्ट का जो फैसला है हम सबको मानना पड़ता है, वो बात अलग है। मगर इसको बढ़ावा जो इन्होंने, श्याम जी ने उठाया सवाल कि इसको बढ़ावा कौन दिया, ये सवाल हम कर रहे हैं। हम ये सवाल कर रहे हैं कि इस तरह के जो विजिबल है कि कौन दे रहे हैं। तो ये मैंने आज ओवैसी का बयान टीवी पर देखा है। इसका ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, चुनावी दंगल में उन्होंने जो बोला है कि आज हिजाब पर आप रुक गए तो कल आपको काट के फेंकेंगे, कल आपको ये करेंगे, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके कौन इसको इशू का बना रहा है? बयान स्पष्ट है। श्याम जी, इस हिजाब को लेकर वो जिस प्रकार की एग्रेसिव भाषा वो बोल रहे हैं, इससे वो क्या कहना चाहते हैं? ये उनका इशू बनता है। जी, हम ओवैसी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एक वाइडर इशू की हम बात कर रहे हैं, वाइडर इशू पे, संविधान पे। जब ओवैसी इस प्रकार के बयान देंगे, जब ओवैसी इस प्रकार के बयान देंगे और देश का बाकी बहुसंख्य समाज शांत रहेगा, उसने एकदम संन्यास लिया हुआ है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं आएगी, ऐसी तो अपेक्षा हम नहीं कर सकते ना। दृश्य देखिए, एक लड़की अपने कॉलेज को गई, एक ही लड़की, और पीछे 500-600 छात्रों ने उसको अटैक कर रहे हैं, यानी कि उसका हिजाब निकाल के आओ, हम अंदर जाने नहीं देंगे, ये करने देंगे। क्या ये सही है? यही हमारी सभ्यता है? यही हमारा सभ्य समाज का आदमी इस विषय का इस प्रकार से समर्थन कर नहीं सकता। सब बातों को समान दृष्टि से हम देखते हैं क्या? ऐसे कोई कम इश्यूज है कि जहाँ हिंदू लड़कियों पर जिस प्रकार के अत्याचार हुए, लव जिहाद के जितने इश्यूज हुए, कैसे किया जाता है, ये कम है? अगर प्रशासन को फिक्र रहती, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो बात होती है, देखिए हर समाज के कुछ नेम होते हैं। मुस्लिम समाज में पर्दा है, तो अभी हमारा पिछड़ा समाज है, लोग माँ बाप अपने लड़कियों को, बालिग लड़कियों को बगैर पर्दे के नहीं भेजते। तो आज हजारों लड़कियां हिजाब के वालिदैन भेज रहे हैं, तालीम पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हिजाब के ऊपर बैन लगा के
हजारों लड़कियों को तालीम से वंचित कर रहे हैं। अब जो अनपढ़ पेरेंट्स हैं, आज उनके बेटियां डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, हिजाब में जाकर वो हिजाब में भेजते हैं। उनका यह है कि ये सेफ है बच्चियां, तो इसलिए हिजाब में भेजते हैं। अब अगर आप कहेंगे हिजाब पे बैन कर दो, तो आप में ये लिख लीजिए कि हजारों बच्चियां आप वंचित कर रहे हैं। ये आपका नारा, हजारों बच्चियां नहीं जाती। तो ये रहमान साहब, ये सवाल इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाता है कि कोविड पीरियड में पिछले 3 साल में जिस तरह की एजुकेशन की स्थिति हुई, यूनिवर्सिटीज में जिस तरह के हालात देखने को मिले हैं, ऐसे में इस चीज पे गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। देखिए ये सवाल जो है हमको वाइडर इशू में देखना चाहिए। सरकारों को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए उनसे। इसीलिए अगर आज मैं ये लिख दीजिए, मैं ये भी एलिगेशन कर सकता हूं कि मुस्लिम बच्चियों को तालीम से वंचित करने के लिए, दूर रखने के लिए एक षड्यंत्र है। मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इससे ये समाज, हर समाज का एक कुछ डेवलप्ड समाज होता है, अनडेवलप्ड समाज होता है। माँ बाप पढ़े लिखे रहते हैं, अनपढ़ रहते हैं, उनके कुछ, अब इस्लाम में पर्दा है, हिजाब है, वो एक कस्टम है, कल्चर है। अब आर्टिकल 25 कहीं को रखे आप, 26 कहीं क्यों है, 19 क्यों है, ये सब क्या है आर्टिकल्स? अब मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई पूछे तो हिजाब पे ना है तो पाकिस्तान चले जाओ, ये क्या ना इंसानों की बात करने की बात है क्या? हर चीज को पाकिस्तान चले जाओ, मुल्क चले जाओ। आप अगर हिजाब पहनना है तो मुल्क छोड़ के जाओ, अपने जगह चले जाओ। अब ये कौन कर सकता है? बिल्कुल। श्याम जी, आज हम जो जिम्मेदार हैं, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है। एक स्कूल के गणवेश के बारे में किसने इशू उठाया तो उसको हमारा जीवन मरण का प्रश्न बनाकर जिस ताकत से उसको पर रिएक्ट हो रहे हैं और उसको इनकरेज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई भी सोचने और समझने वाले कोई भी समाज में इसकी कोई मान्यता नहीं देगा। इससे सब विषय और सब अस्तित्व की लड़ाई ना समझते हुए ऐसे इश्यूज समय समय पर ठीक करने की प्रक्रिया होती रहनी चाहिए। और बहुत से लोगों के मन में तो नाराजगी यही है ना कि मोदी जी के कार्यकाल में, आज मुस्लिम समाज के मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ कि भाई मोदी जी के कार्यकाल में कोई बाइफर्केशन नहीं होता, सब फैसिलिटी दी जाती है, धर्म के आधार पे कोई नहीं अन्याय होता है। अब ऐसे जब आते हैं तो जो इस विषय पर राजनीति करने वाला जो बड़ा वर्ग है, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट पर संकट आता है, इसलिए उनको तो ऐसे इश्यू चाहिए, इसलिए वो इसका राई का पर्वत बनाकर इस इशू पर सवार होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश अमन और शांति के बगैर चल नहीं सकता। ऐसे इश्यूज को समय समय पर तुरंत वही जगह पर रोक देना चाहिए। ठीक है शिवा, एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से चीजें हो रही हैं, पिछले कुछ वक्त में जिस तरह की घटनाएं सामने आई है, जाहिर है कि भारत सभी चाहते हैं कि विश्व गुरु बने, और जिस तरह की स्थिति है और प्रधानमंत्री जिस तरह से ये दम भी भर रहे हैं, जोर भी लगा रहे हैं कि भारत जो है दुनिया में अपना एक नाम करे, ये जो जितनी भी इस तरह की गतिविधियां हैं कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के मिशन को कमजोर कर रही है, देश की जो एक सोच है उसको कमजोर कर रही है, देश की छवि को दागदार कर रही है। किससे पूछा है आपने सवाल? आपसे। जी शुक्रिया। देखिए जी, ऐसा है कि भारत जो है अपने सिर्फ 70 सालों के आजादी और एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आज दुनिया के देशों के साथ खड़ा है, आंख से आंख मिला रहा है और भविष्य की तरफ देख रहा है कि ये एक विश्व शक्ति बन सकता है। ऐसे समाज में जब हम एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, एक बदलाव से गुजर रहे हैं, जिसमें एक ही समय में एक ही परिवार के अंदर दादा दादी 18वीं सदी में जी रहे हैं, माता पिता 20वीं सदी में जी रहे हैं और बच्चे 21वीं सदी में जी रहे हैं, ऐसे बदलाव से गुजरने वाले समाज को बहुत सेंसिटिव होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। तो ये जो सेंसिटिविटी है, ये हमारे प्रशासन को भी समझनी पड़ेगी। रहमान साहब ने ये बात सही कही है कि लड़कियों को सशर्त इजाजत मिलती है कि ठीक है, पर्दा अब नकाब और ये हिजाब करोगी तो जाओ, चली जाओ पढ़ने, वरना नहीं जाने देंगे।
खुद मेरी माँ के साथ यही हुआ कि अगर कॉलेज में पढ़ना है तो बुर्का पहनना पड़ेगा, वरना नहीं। तो उन्होंने बुर्का अडॉप्ट कर लिया और पढ़ाई पूरी कर ली। जब पढ़ लिख गए तो उन्होंने खुद ये तय किया कि उन्हें पहनना है, नहीं पहनना, फिर उन्होंने नहीं पहना। तो ये जो एक संक्रमण का दौर होता है जिसमें आपको हर हाल में अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, पीछे नहीं ले जाने हैं। ऐसे समाज में संघर्ष कर रही लड़कियां, मैं श्याम जी से कहूंगी कि उन लड़कियों की स्थिति समझिए कि वो संघर्ष कर रही है परिवार के अंदर, समाज के अंदर और प्रशासन से भी, और फिर उनके मुंह पर रख दिए जाए, ला दिए जाए ये गुंडा एलिमेंट वाले लड़के जो बदतमीजी करें आकर के। तो एक नागरिक के तौर पर वो कितनी तन्हा हो जाती है, कितनी अकेली हो जाती है, वो किस किस से लड़ेंगी। तो ये बात समझने की है, ये बात हम सब लोगों को समझने की है कि ये जो लड़कियां हैं ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो सकती हैं। ये हो सकता है पहली बार इनके स्कूल परिवार से कोई स्कूल गया हो, कॉलेज तक गया हो, आज ग्रेजुएशन करने की स्थिति में है। तो आप उनके साथ में जो इनेबलिंग एटमॉस्फेयर है वो पैदा करने के बजाय डिसेबलिंग एटमॉस्फेयर ना पैदा करें। बिल्कुल श्याम जी, जिस तरह की बात शिवा कह रही है कि उनको अलग थलग ना फील हो, सरकार की जिम्मेदारी ये सब, उनको अलग थलग फील ना हो इसलिए तो स्कूलों में गणवेश की व्यवस्था होती है। एक भी मुझे इसका दुख हुआ कि मुस्लिम समाज का एक भी विचारवंत आगे नहीं आया कि वो महिलाओं को कह देता कि भाई आपके 6 महिलाओं के हिजाब पहनने या ना पहनने से अपना धर्म जुड़ा नहीं है, अभी हम इस पर रास्ता निकालेंगे, तब तक आप अपनी व्यवस्था में सेट करो। ये कहना, ये देश में वाइडर इंटरेस्ट और लंबी सोच करने वाले लोगों का ये रहता है। केवल महिला हिजाब पहनेगी या नहीं पहनेगी इस पर देश के असली इस्लाम का अस्तित्व खतरे में है, ये मानकर पूरे देश में तो देश को जलाने की बातें करने वाला जो है उन पर अपने आप कंट्रोल आता है। एक भी इस प्रकार की रिएक्शन तो मैंने देखी नहीं। कौन चाहेगा? मोदी जी चाहते कि सबका शिक्षा होनी चाहिए, सबका तालीम चलनी चाहिए, कंप्यूटर एजुकेशन मदरसों में भी पढ़ाना चाहिए, ये मोदी जी भी कहते हैं। और जब तक मुस्लिम समाज इस देश का इतना पार्ट है, उनकी तरक्की नहीं होगी, उनका विकास नहीं होगा, तो देश का विकास नहीं हो सकता है। हम भी समझते हैं ये पूरा देश को वाइडर इंटरेस्ट में और टोटल कलेक्टिविटी में सोचने की बात है। मुझे एक समुदाय केवल ये सोचता रहेगा और दूसरा समुदाय इससे इश्यूज खड़ा करेगा छोटी मोटी बातें पे और इतनी एग्रेसिव बातें करेगा, तो समाज तो कभी बर्दाश्त नहीं करता। सहनशीलता का भी अंत होता है। बिल्कुल रहमान साहब, श्याम जी का साफ तौर पे मानना है कि ये सारी चीजें वन साइडेड नहीं चल सकती। अगर बेहतर समाज देखना है तो उसके लिए जरूरी है कि तमाम लोग मिलकर के आए आगे। जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि एक हर समाज को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ सवाल ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी। पहले इसमें मैं बिगिनिंग में यही कहा कि जब बैन करते वक्त, ऑर्डर लाते वक्त प्रशासन, जब हम देख रहे हैं कि जब कोई भी एक मसला बनता है, कोई लॉ आता है, तो उसके ऊपर डिस्कशन होता है। उसके ऊपर अब फर्ज कीजिए प्रशासन चाहे कि मुस्लिम समाज को बुलाए, उनके जिम्मेदारों को बुलाए, ये इश्यूज है, इसका हल क्या कर सकते हैं, तो करना था। बेसिक रिक्वायरमेंट वो नहीं किया उन्होंने। अब मैं मानता हूं समाज की भी जिम्मेदारी है, समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है, उसका मौका ही नहीं मिला। देखिए बहुत आसान है कि पब्लिक के ऊपर या समाज के ऊपर जिम्मेदारी डाल देना, मगर जब प्रशासन रहता है तो सबसे पहले जिम्मेदारी प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को मेंटेन करने की, उनके राइट्स को देने की, सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो सकता है कि लोग मगर प्रशासन पूरे पावर्स रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर रहते हैं, तब वो करना चाहिए। ये क्यों नहीं की? ये जो सडन आपने ऑर्डर पास किया बगैर नेगोशिएशन के, बगैर डिस्कशंस के, बगैर जिम्मेदारों से बात करने के, इसका नतीजा ये है। बिल्कुल इसका नतीजा है किसान भाई, एक हमारे किसान भाई एक साल ये करे, क्या इसी तरह से हुआ? इस विषय को सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर के प्रदेशों ने, राजनेताओं ने रिएक्शन दे की वजह से
जैसे इसको बढ़ाया गया है, इसको जगह पे ही सीमित रख सकते थे। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोगों ने केवल हिजाब से अपना धर्म का अस्तित्व जोड़ने से ये सब इशू बड़ा हुआ है, और स्वाभाविक एक्शन रिएक्शन तो देश में होनी है। इस प्रकार का सोचने के लिए कौन मजबूर कर रहा है, इसका भी मूलतः जाके चिंतन होने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी, आप हमारे साथ जुड़े, शिवा आप हमारे साथ जुड़ी, रहमान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो आज की इस मुलाकात में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।